आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत और स्वागत है आप सभी का आज के इस खास आज के मेहमान प्रोग्राम में। खास इसलिए कह रहा हूं कि एक खास हस्ती हमारे साथ हैं और नॉर्मली वैसे भी जब हम इस प्रोग्राम में किसी को आमंत्रित करते हैं तो वो खास तो होता ही है, लेकिन ये खास बोलने का कारण ये है कि आज एक ही हस्ती ऐसी आई है जिसके अंदर बहुत सारी खासियत हैं। वो इस तरह से कि ये पेशे से हैं डॉक्टर, शौकिया हैं एक्टर, और मन जो है इनका बच्चों में रमा हुआ है। मन जो है बच्चों के साथ साथ समाज के उत्थान में लगा हुआ है और ये कोशिश कर रहे हैं कल के जो भविष्य निर्माता हैं देश के, उनका भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। तो अब आपको नाम बताना बेहद जरूरी है। मेरे साथ हैं आज डॉक्टर वेद थापर। अपने आप को डॉक्टर वेद भगत सिंह भी कहते हैं ये। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है वेद जी आपका विविध भारती के इस स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी, मुझे बहुत खुशी हुई। बचपन से मैं कहूंगा कि गर्व से ही शायद मैं सुनता आ रहा हूँ इसको, विविध भारती जी। और आज वहां आने का मुझे मौका मिला, और आने का ही नहीं बल्कि आपके साथ कार्यक्रम करने का मौका मिला और लोगों तक पहुंचने का मौका मिला कि जिस तरह का कार्यक्रम मैं कर रहा हूं, जिस तरह की सर्विसेज में दे रहा हूं, प्रशिक्षण में दे रहा हूं, वो अगर जनमानस तक पहुंचे, सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे देश में पहुंचे, हर इंसान हर नागरिक तक पहुंचे, और सिर्फ ट्रेनिंग तक ना पहुंचे बल्कि लोगों को इस बात का एहसास हो कि इसकी जरूरत क्यों है, और जरूरत है तो इसलिए है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आजकल आप अपने आप को डॉक्टर वेद भगत सिंह भी कहते हैं जी। तो पहले इस पर ही थोड़ी सी बात कर लें कि ये ख्याल कैसे आया आपको कि आपको अपने नाम के साथ उस शहीद आजम भगत सिंह का नाम आपने जोड़ा है। तो निश्चित रूप से अपने आपको आपने कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित हुए हैं, उनका जो त्याग है उससे अपने आप को कहीं आप जोड़ रहे हैं। तो क्या कारण था ये नाम जोड़ने का? मेरे पिताजी श्री राम प्रकाश जी थापर बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर रहे, पंडित की उपाधि उनको मिली। वो क्रांतिकारी भी थे आज़ादी से पहले, और वो उस समय के हिंदुस्तान में थे जो पेशावर में था। मेरी उत्पत्ति हुई मेरठ में आकर, उत्तर प्रदेश में। तो जब मैं छोटा ही था तो उन्होंने मुझे किस्से सुनाने शुरू किए भगत सिंह के, कि भगत सिंह के किस्से क्यों सुनाए। जब हमारे घर वाले पूछते थे तो चाहते थे कि मेरे बच्चे का ऐसा चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण हो जो सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ना सोचे बल्कि आसपास की जरूरतों को, आसपास के लोगों का भी जो जरूरतें हैं उसका भी ध्यान रखे। और वो जरूरतें खान पान से संबंधित नहीं थी, वो सुरक्षा से संबंधित थी जी। तो भगत सिंह जो बहुत छोटी उम्र में जिन्होंने अपने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उनके बारे में हमें बहुत पढ़ाया उन्होंने। कुछ ऐसी बातें थी जो किताबों में नहीं है, वो उन्हें मालूम थी क्योंकि वो खुद भी क्रांतिकारी थे। तो वो उनसे हमने सुनी। फिर एक दिन हमें ऐसा मौका मिल गया कि हम छोटी सी उम्र में भगत सिंह बने और दिल्ली तक हमने जीप पर सफर किया, और वहां हमारी मुलाकात हुई भगत सिंह जी की माता जी से। और वहां से जो हमें कुछ किस्से सुनाई दिए, और वो माता जी नहीं थी, मौसी जी थी एक्चुअली, लेकिन वो कहती थी कि मेरा ही पुत्र है क्योंकि माँ तो रही नहीं। तो मौसी जी ने मुझे एक चीज बताई कि तू भगत लगता है पूरा, तेरे अंदर वो गुण है जो भगत ने कल कर दिए वो तुझे आज करना है। और जब थिएटर हम करते रहे इप्टा के साथ मेरठ में, और फिर अपना थिएटर ग्रुप शुरू किया NDCG, नेशनल ड्रामा एंड कल्चरल ग्रुप, तो हमने हर बार उनकी कोई ना कोई कहानी को लेकर, उनके किसी न किसी वाकये को लेकर एक लघु नाटिका तैयार की, और वो संगीतमय होती थी और उसका हम मंचन किया करते थे। तो भगत सिंह हमारी श्वास में और हमारे रक्त में समा गए। अब जब भी मैं कोई ऐसा सामाजिक कार्य करता हूं जैसे नशे से संबंधित होता है, आतंकवाद से संबंधित होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित होता है, लड़कियों के सेल्फ डिफेंस से सिक्योरिटी से संबंधित होता है, तो हम उसको नाम देते हैं वेद भगत सिंह, उस कार्यक्रम को जो करते हैं। लेकिन जो समाज में और बुराइयां हैं सामाजिक स्तर की, जो परिवार में है, जो कुसंस्कारियों की से संबंधित है, तो उसमें मैं अपना नाम देता हूं वेद कबीरा। ओहो, अभी और पत्ते खुलेंगे, कबीरा तक हम पहुंचेंगे। यहाँ अभी चूंकि हम वेद भगत सिंह की बात कर रहे हैं तो मैं ऐसा समझता हूँ वेद जी की यहाँ भगत सिंह के जीवन से जुड़ा एक गाना तो सुना ही जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुना देते हैं। तो
फिल्मी गाना है, लेकिन उसको छोड़कर हमारे पास में एक चीज है, भगत सिंह जी से नहीं संबंधित बल्कि आज के समाज से संबंधित है, पर प्रेरित भगत सिंह जी से है। माँ का जो तने दूध पिया हो सामने से वार कर, माँ का जो तने दूध पिया हो सामने से वार कर, एक मेरी हुंकार ही काफी है अब के पांव धर। कायर हो सारे के सारे, सैनिक नहीं हो ये तय है, हमसे पिटते रहे हो फिर पिट जाओगे तुमको ये भय है। अरे तेरा धर्म नहीं रे कोई, ईमान नहीं रे कोई, तू वार करे है छुप छुप के रे, तेरा कतई भरोसा नहीं, कतई भरोसा नहीं रे जुल्मी, कतई भरोसा नहीं रे बैरी, कतई भरोसा नहीं। हाँ, माँ का जो तने दूध पिया हो सामने से वार कर, माँ का जो तने दूध पिया हो सामने से वार कर। तो भगत सिंह जैसे कैसे हम प्रेरित हो गए, उन्होंने एक काम किया था, एक ऐसी जगह जाकर जहां वो लोगों को मार सकते थे। भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु, इन तीनों लोगों ने प्लानिंग की थी और एक जगह जाकर बॉम्ब ब्लास्ट किया था। जब ये पकड़े गए तो उनसे पूछा गया था कि आप ये बॉम्ब ब्लास्ट किए, इससे कोई हताहत नहीं, इवन कोई जख्मी भी नहीं हुआ, तो इसके करने का कारण क्या है? इसके करने का कारण है कि हम आम लोगों को जगाना चाहते हैं। हम गुलामी की जंजीरों को किसी को मार के नहीं तोड़ सकते। तो भगत सिंह जी से हमने वो सीख ली कि हम अगर किसी का विरोध, सरकार को कहते हैं आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें लोगों को जगाना होगा, जन जागरण करना होगा, जन क्रांति लानी होगी, तब इस समस्या का समाधान होगा। तो इस तरीके से उनका प्रभाव और उनके आदर्शों का अनुसरण हमने शुरू किया। बात बिल्कुल सही कही है आपने वेद जी। जन जागरण के बिना क्रांति नहीं होती, नहीं क्रांति होती, और क्रांति के बिना बदलाव नहीं होता जी। और बदलाव नहीं होता तो फूल नहीं खिलते हैं। वाह, क्या बात। क्योंकि देखिए, जब पतझड़ आती है उसके बाद ही फूल खिलते हैं। बिला शक। तो एक कुछ नया चाहिए तो आपको एक फूल खिलाने के लिए ये जद्दोजहद तो करनी ही पड़ेगी। ये त्याग करना, चाहे वो सिपाही करे, चाहे वो कवि करे, चाहे नागरिक करे, चाहे नागरिक करे। अब जहां तक कवि की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जहां एक तरफ वेद भगत सिंह हैं तो दूसरी तरफ आप वेद कबीरा भी हैं। तो ये जो कबीरा वाला जो आपका रूप है, निश्चित रूप से देखिए, कविता में बड़ी शक्ति होती है, कवि के अंदर बहुत ताकत होती है। अगर हम अपने हिंदुस्तान के पूरे स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो जहां एक तरफ हमारे सैनिकों का योगदान रहा, वहां दूसरी तरफ उस दौर के ऐसे बड़े बड़े कवि भी रहे हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से बहुत कुछ बदल दिया। जी बिल्कुल। तो अब आप अपने उस कबीरा वाले किरदार को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, फिर हम नशे पर भी आएंगे, नशे पर भी हम बात करेंगे, आपके एनजीओ पे भी बात करेंगे, लेकिन कबीरा को थोड़ा डिफाइन कीजिए। जी, तो कबीर जो है, उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो नीरू नीमा के यहाँ उन्होंने पाया उनको और उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया। अब ये नहीं मालूम कि उनका धर्म क्या था, तो उनका धर्म क्या हो गया? मानवता। आज देश में इस चीज की बहुत जरूरत है। तो मैं जुहू बीच पर या गलियों में या सड़कों में या पार्क्स में जाकर डफली अपने हाथ में लेकर और बहुत सारे बच्चों को साथ में रखकर ये कुछ गाने गाया करता हूं जिन्हें मैं खुद लिखता हूं और खुद उनकी धुन भी बनाता हूं और उन बच्चों को इस काम के लिए तैयार भी करता हूं। तो कबीर यदि समाज में जिस तरीके से थे उस तरीके से दोबारा लाया जाए उनको, तो ये ऐसे ही होगा जैसे कि किसी महानुभाव ने पुराने हमारे प्राणायाम को और योगा को एक छोटा सा लघु रूप सूत्र देकर हमारे सामने लाया और आज देश के हर पार्क में योग प्राणायाम किया जाता है। तो हमने कैसा किया कि कई कई त्योहार यहाँ पे कई कई हैं बोलियां, जैसे सूरज की किरणों में रंगों वाली टोलियां, गंगा गांधी और गाये है जीवन का आधार जहां, कश्मीर से अरुणाचल तक प्यार का है व्यवहार जहां, ऐसा हिंदुस्तान हमारा, ऐसा हिंदुस्तान। और उसमें लिखा आगे कि यहां सब हिंदुस्तानी हैं, बराबर का हक है सबका। कबीर भी यही कहते थे कि तू किसके लिए लड़ रहा है? तेरी जात पात, तेरा धर्म, तेरी राजनीति तू अपने घर में रख, वो तेरा व्यक्तिगत मामला है, लेकिन तू जब घर से बाहर निकलता है तो ये पूरा समाज तेरा है, हर मानव तेरा है, हर नागरिक, हर धर्म का, हर भाषा का, हर जाति का सम्मान है। तो उस पर मुझे एक गीत याद आता है, अगर आप उसको सुनवा दें। बिल्कुल। कि हमारे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान ने दिया क्या दुनिया को। एक हमारे भारत कुमार जी हैं फिल्मों में, उन्होंने कहा कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई।
देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहां, इतने पावन है लोग जहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, कितना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ।
भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। अब आपने जैसे अभी बातचीत के दौरान बताया था वेद जी कि नशे से जुड़ी बातें आप कर रहे थे कि नशे से के आदी लोग भी आपसे मिलते हैं और आप उनको किस तरह से समझाते हैं। आप थोड़ा इस बारे में बताएं कि किस किस तरह के नशे से जुड़े हुए और किस एज ग्रुप के लोग ज्यादातर आपको मिलते हैं, या मतलब आप उनको अप्रोच करते हैं या उनके माँ बाप या जो उनसे पीड़ित होते हैं वो आपको अप्रोच करते हैं और फिर किस तरह से वो नशे से उनको आप निजात दिलवाते हैं। तो ये नशे वाली बात कैसे मेरे पास आती है कि मैं बीएमसी के जो सरकारी स्कूल्स हैं वहां जाता हूं रोजाना सुबह ट्रेनिंग के लिए। उससे पहले गुरु शिष्य परंपरा का कार्यक्रम करता हूं, फिर माता पिता को बुलाता हूं, उन लोगों के साथ बातचीत करता हूं। तो 2 गुरु मुझे मिल गए, एक माता पिता मिल गए और एक स्कूल के गुरु मिल गए। उसके बाद मैं बच्चों के साथ कार्यक्रम करता हूं और मेरे बच्चों के साथ कार्यक्रम बहुत पसंदीदा हैं, वो मेरे बहुत अजीज हो जाते हैं क्योंकि मैं संगीत से शुरुआत करता हूं। तो संगीत से शुरुआत करने में मेरे साथ ऐसी दोस्ती हो जाती है कि जो भी मैं उनसे प्रश्न पूछता हूं उसका जवाब देते हैं और वो अपनी तकलीफें बताते हैं। और ये बच्चे बड़े नहीं हैं, ये 6, 7, 8, 9 साल के बच्चे हैं। 6, 7, 7 साल के बच्चों को नशे की आदत कैसे हो जाती है वो अनभिज्ञ हैं। उन्हें नहीं मालूम कि ये नशा कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि व्हाइटनर पीना या थिनर को सूंघना एक नशा है। वो अपने से बड़ों को करते देखते हैं और उनको आदत हो जाती है। तो उन केसेस को तो मैं डायरेक्टली ले लेता हूं जहां स्कूल्स में जाता हूं। जब पब्लिक को पता चलता है तो उनके माँ बाप मेरे एनजीओ में, मेरे ऑफिस में बच्चों को लेकर आते हैं कि साहब ये बच्चा बड़ा गुमसुम सा रहता, पहले बड़ा जोशीला था, मस्ती करता था, गाता था, खेलता था, आजकल ये बिल्कुल अलग थलग सा रहने लगा है। तो मैं उनसे बातचीत करता हूं कि क्या ऐसा कुछ होता है। पता चलता है कि ये नशे की आदत है। जब वो बच्चे अकेले होते हैं तो स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर वो घर से बाहर निकलते हैं और बड़े बच्चों से मिलते हैं। बड़े बच्चे उनको 10, 5 रुपए, 2 रुपए देकर कहते हैं कि जाओ जरा वहां से एक पुड़िया ले आना, वहां से एक ऐसी चीज ले आना। तो हमारे यहाँ क्या समस्या हो जाती है कि जब हम अपने से बड़े को कुछ करते देखते हैं, छोटे बच्चे, तो उसको हम समझ लेते हैं ये ठीक है, जब बड़ा कर रहा है तो मैं भी इसको करूंगा। पहली आदत वहां से पड़ गई। दूसरी आदत माता पिता उनको समय नहीं दे पाते, इसकी वजह से पड़ गई। तीसरी आदत जो हमारे संस्कारों में स्वास्थ्य की और सुरक्षा की कमी है उसकी वजह से पड़ गई। और चौथी आदत हमें इसलिए पड़ गई क्योंकि हमें हमारे बारे में तो बताया ही नहीं गया। हमारे पूर्वज क्या हैं, हमारे क्रांतिकारी कहाँ हैं, हमारे यहाँ कहाँ कहानी सुनाई जाती हैं। जब मैं क्लास में जाकर पूछता हूं कि भगत सिंह कौन है तो सिंह समझ के लोग कहते हैं कोई यूपी वाला है। बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं तो भगत सिंह कह देते हैं कोई पंजाब वाला है। किसी को यह नहीं पता कि भगत सिंह वो है जिसने तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी। किसी को राजगुरु के बारे में और सुखदेव के बारे में, किसी को खुदीराम के बारे में नहीं पता। जब हम इन सब चीजों से अनभिज्ञ होंगे, हमारे पास समय काफी होगा, तो हम किस तरफ जाएंगे? उस तरफ जहां हमारे मन को अच्छा लगता होगा। तो इस चीज से उन्हें नशे की आदत पड़ती जाती है। और गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। स्कूल के बाहर बच्चे कुछ गलत काम कर रहे हैं, टीचर नहीं रोकता, पता नहीं कब कोई बच्चा उठाकर बुरी बात कह दे या कहीं कुछ पत्थर मार दे या कुछ लोग मिलकर मेरा नुकसान कर दे, तो नशे की आदत बढ़ जाती है। तो आपने जो गुरु शिष्य परंपरा की बात की तो वहां ये बात भी तो आती है कि आप स्कूल के बाहर की बात कर रहे हैं, अगर टीचर ने स्कूल में भी बच्चे को डांट दिया या एक चपट लगा दी तो माँ बाप पहुंच जाते हैं कि आपने मेरे बच्चे को मारा कैसे। जी, ये भी एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल समस्या है और उसके पीछे भी घर से ही कमजोरी आती है। गुरु शिष्य परंपरा घर में अगर होगी, कहां हमारे घर में पहले गुरु माँ बाप हैं, हमें ज्ञान नहीं है। अभी मैं किसी कॉलेज से प्रोग्राम करके आपके पास आ रहा हूं, वहां मैंने पंच महाभूत यानी कि 5 एलिमेंट्स पूछ लिया, ये क्या है। डिग्री कॉलेज के बच्चों को नहीं मालूम है। और जब मैंने बात की पबजी की, जब मैंने बात की कि आप में से कितने लड़के लड़कियां स्मोक करते हैं या ड्रग कर रहे हैं, तो वहां एक सन्नाटा छा गया और बहुत सारी लड़कियों ने हाथ खड़ा करके सुगबुगाहट में मुझे इस बात को बताया, जोर से नहीं, हमारे क्लास में भी बहुत सारे लोग हैं सर, अगर आप उनकी मदद कर सकें। तो ये जो समस्या है ये छोटेपन से नहीं है, ये हर जगह है। जो गुरु शिष्य परंपरा की आपने बात की वो बिल्कुल ठीक है। बच्चे को मारने का अधिकार तो न्यायिक स्तर पर बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन डांटना तो पड़ेगा। अगर घोड़े की लगाम ढीली छोड़ दी तो वो आपकी गाड़ी को लेकर, घोड़ा गाड़ी को लेकर भाग जाएगा। इसलिए बच्चा जो है वो ऐसा घोड़ा है जिसकी स्वतंत्रता लगाम के साथ में रहनी चाहिए। तब आप बढ़ती पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल कर सकेंगे और तब आप नशे पर भी कंट्रोल कर सकेंगे, तब आप अचरित्रता पर भी कंट्रोल कर सकेंगे और जो व्यक्तिगत विकास में कमी आ रही है सामाजिक स्तर पर, संस्कारों के स्तर पर, उसका भी आप कंट्रोल कर सकेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और वेद जी, इससे पहले कि अब हम आगे
आपके जीवन में और झांकने की कोशिश करें, क्यों ना इस नशे से जुड़ी कोई सुरीली बात भी कर ली जाए। जी बिल्कुल, हम गीत की कहीं बात करते हैं। हमारे एक और बहुत ही अजीज कलाकार हुए हैं जिनके साथ मुझे व्यक्तिगत स्तर पर समय गुजारने का मौका मिला है, चेतन आनंद साहब, विजयानंद साहब और देवानंद साहब। तो देवानंद साहब की एक फिल्म का गाना है, देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, राम को समझो कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ मत वालो। देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। राम को समझो कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ मस्तानो। राम को समझो कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ मस्तानो। जीत लो मन को पढ़ कर गीता, जीत लो मन को पढ़ कर गीता। मन ही हारा तो क्या जीता, तो क्या जीता। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। जीवन को नशे का तुम गुलाम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई, कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई। तुमने फर्ज से आंख चुराई हो राम दुहाई। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। जीवन नाम है काम का, आराम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। अब मैं यहाँ एक बड़ी खास बात अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि वेद थापर जी वो शख्स हैं, वो एक्टर हैं, वो कलाकार हैं जिन्होंने सौदागर फिल्म में राजकुमार के जवानी का रोल किया था। जानी आप समझ गए। और आपके साथ दिलीप कुमार वाला रोल जाहिद भाई ने किया था। जी जी ठीक है ना। तो एक्टिंग वाली जो आपकी जर्नी है, आपका पैशन रहा होगा, जाहिर है एक्टर बनने ही आए होंगे मुंबई आप। जी। और मतलब आए थे
हरि भजन को और होंटन लगे कपास। तो वो जो आपका असली हरि भजन था उस पर थोड़ी सी चर्चा जरूर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये फिर शुरुआत होती है मेरे माता पिता, मेरे गुरुओं से। जी। मेरे पिताजी क्योंकि बहुत बड़े शास्त्रीय संगीतकार, गीतकार और गायक रहे हैं, पंडित नेहरू से पंडित की उपाधि मिली थी उनको। हाँ। तो उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में एक पोर्टिंग स्टार कल के क्लब शुरू किया मेरठ में। उसमें हमारे परिवार के सब लोग होते थे, डांस करने वाले भी, गाने वाले भी, और वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे मेरठ में और यूपी में फैल गया। मेरी उम्र थी 2.5 साल की जी। जब उन्होंने मुझे पहली बार स्टेज पर चढ़ा दिया और मुझे कविता दी गई कि दूर के ढोल सुहावने होते, ऐसा दादी कहती है। ये एक पूरी कविता थी जो कहां से उन्होंने ली और मुझे सुनाया। और फिर इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना रहा, फिर फड़के जी की नाक महाराष्ट्र से एक प्ले लाया गया, उसको हमने किया। 2.5 साल की उम्र से मैं उस सपने को संजोकर चल रहा था। लेकिन जहां तक मुंबई आने की बात है तो मैं यहां अभिनय करने के लिए आना ही नहीं चाहता था। मेरे एक मित्र थे मेरठ में, मेहदी हसन। एक इश्तिहार आया इम्पा की तरफ से, इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की तरफ से, कि हमें नए कलाकार चाहिए। जैसे किसी जमाने में राजेश खन्ना जी को लिया था, धर्म जी को लिया था कंपटीशन के थ्रू, तो हमें बुलाया गया यहाँ। उसने हमारा फॉर्म भर दिया, हमारे दोस्त ने। हम यहाँ आए और 5,000 लड़के लड़कियों में से 31 लड़के लड़कियों का सिलेक्शन हुआ। सौभाग्य से उसमें एक मैं भी था। और जब मुझे एक सीन करने के लिए दिया गया, उस समय सुभाष घई जैसे और राष्ट्रीय प्रोडक्शन जैसे बड़े बड़े दिग्गज लोग वहां बैठे हुए थे। जो सीन करने के लिए दिया था वो 4 दिन पहले उन्होंने हमें दिया था। उस सीन के 4 पेज थे। तो जब मेरा नंबर आया, हमसे पहले चंकी पांडे थे और बहुत सारे लोग थे, उन्हें भी कोई नहीं जानता था उस समय। तो हमें जब बुलाया गया और हमें कहा गया कि ये आप इसमें अभिनय करके दिखाइए जो हमने आपको 3 पेज दिए थे। तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या मतलब है, जो आपने हमें दे दिया उसको तैयार करके तो कोई भी बोल देगा, जो एक्टर नहीं है वो भी बोल देगा। आप हमें कुछ ऐसा अभी के अभी कुछ बताइए कि आप करके बताइए। अगर उसमें आप हमें पास समझते हैं और उसमें हम उत्तीर्ण हुए, आपको अच्छा लगा, तो आप हमें इसमें सेलेक्ट कीजिएगा। तो एक कलाकार का क्या है कि इम्प्रोवाइजेशन, तो हमें वहां से इम्प्रोवाइजेशन की आदत पड़ी। अच्छा, फिर उसके बाद में हम इप्टा में जुड़ गए थे मेरठ में। तो वो जो इम्प्रोवाइजेशन की आदत पड़ी, उसमें हमारा इम्पा टैलेंट कॉन्टेस्ट में सिलेक्शन हुआ। और सिलेक्शन के बाद में हमें बहुत सारे लोगों ने यहां बुलाया। ये ठीक है कि हमारे साथ कुछ तकलीफें हुई उस समय, वो दीगर है, लेकिन फिर हम दिनेश ठाकुर साहब के साथ जुड़ गए और वहां प्ले करते रहे। 1286 शोज किए हमने उनके साथ में, 33 प्रोडक्शंस के पूरे विश्व में। आपने बात की इम्पा वाली जी, और उससे पहले मैंने बात की थी कि आपने सौदागर में कौन सा रोल किया था। तो वेद जी, ये बातचीत थोड़ी सी लंबी रहेगी, हम उस बातचीत को जारी रखेंगे। क्यों ना यहाँ वो इमली का बूटा, उसका स्वाद चख लें। अच्छा ठीक है, मैं एक डायलॉग सुनाता हूं उनका। जी जी जी। कि जो दिलीप कुमार यंग हैं, जाहिद जो बने थे, उनकी बहन को गुलशन ग्रोवर छेड़ देते हैं और गुलशन ग्रोवर उसमें विलेन थे। जी हाँ। तो हमें पता चलता है जी कि हमारे दोस्त की बहन को छेड़ा। जी। तो हम गुलशन ग्रोवर को पकड़ के उनके गले में अपने कुत्ते की चेन बांध देते हैं। तो गुलशन ग्रोवर की गले में चेन डालकर राजकुमार यानी कि मैं जो था वो खींचते हुए ले जाता और उसको कहते हैं, बदबख्त, नामकूल, तूने हमारे दोस्त की बहन को छेड़ा, तेरा तो हम वो हाल करेंगे कि तू अपनी दोनों आंखों से देख भी नहीं पाएगा। अब याद आता है वो गाना, जिस गाने में दोनों थे, राजकुमार साहब भी और दिलीप कुमार साहब भी, यूसुफ साहब भी हमारे, यानी जवानी में मैं, वेद थापर और जाहिद। और वो गाना था, तिनक तिनक तिन तारा तिनक तिनक रे, तिनक तिनक तिन तारा तिनक तिनक रे। इमली का बूटा, बेरे का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। इमली का बूटा, बेरे का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई
जिस दिन से तू रूठ गया, जिस दिन से तू रूठ गया, तेरी कसम दिल टूट गया। ना जाने कब रात हुई, ना जाने कब हुई सवेर, इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई देर, इमली का बूटा बेरी का पेड़। रौनक प्यार के नाम की है, ये दौलत किस काम की है, रौनक प्यार के नाम की है, ये दौलत किस काम की है, तेरे बिन हीरे मोती लगते हैं मिट्टी के ढेर, इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई। ये जो इम्पा के सिलेक्शन के बाद आप नाटकों से जुड़ गए, आपने काफी नंबर भी बताए, जी। हमने इतने शो किए, तो वो नाटकों मतलब फिल्मों में जाने की बजाय आपने ये नाटकों वाला रास्ता क्यों चुना? जैसा कि मैंने आपको बताया अमर जी के मुझे लेटर भेजकर बुलाया गया था यहाँ, मुझे कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों ने लेटर भेजे थे। जब मैं यहाँ आया तो वो बात वो पूरी नहीं कर सके, सही मानों में वो धोखा हो गया। मैंने सुना है कि ऐसा कई कलाकारों के साथ में होता है। अब मुंबई शहर या महाराष्ट्र की जो भूमि है ये ऐसी है कि जब आपको एक बार बुला लेती है और आप मुंबा देवी के दर्शन कर लेते हैं तो फिर आपका वापस जाना नहीं होता, आपका अन्न दाना यहीं हो जाता है। जब मुझे फिल्मों में और टीवी में बहुत अच्छे रोल नहीं ऑफर हुए तो मैंने कहा कि मैं रोल नहीं करूंगा, मैं चरित्र नहीं निभाऊंगा, मैं थिएटर में जाऊंगा। उन दिनों एक फिल्म बन रही थी पाले खान, जी हाँ, जिसमें जैकी श्रॉफ थे और शक्ति सामंत उस फिल्म के निर्माता थे और उनके बेटे आशीष सामंत वो निर्देशक थे। तो हम क्योंकि नए थे, हम संघर्षरत कलाकार थे, हम फिल्म सिटी में चले गए। वहां पर पाले खान थे यानी कि जैकी श्रॉफ, और एक बहुत बढ़िया रोल में थे दिनेश ठाकुर साहब। तो मैंने उनको पहचान लिया, ये तो थिएटर वाले आदमी हैं। मैंने जैसे ही लंच हुआ उनके पास में भाग कर गया, मैंने कहा मैं आपके साथ थिएटर करना चाहता हूं। तो बोले थिएटर करना चाहते हो, थिएटर को कंधा बनाकर फिल्मों में जाना चाहते हो? तो ये उनकी आदत थी, बहुत साफ गो थे वो इंसान। तो मैंने कहा नहीं, मैं थिएटर को कंधा नहीं बनाऊंगा। बोले देख लो, मैं अभी एक प्ले शुरू करने वाला हूं और आप अगर उसमें आ सकते हैं आइए। उस प्ले का नाम है तुगलक। मैंने कहा जी मैं करूंगा। रीडिंग में आए, रीडिंग में हमें नायब सूबेदार बना दिया गया, यानी कि हम सेकंड हीरो हो गए उस प्ले के। और वहां से जो हमारी यात्रा शुरू हुई है, और उसमें एक और कमाल था अमर जी कि उस प्ले के शोज इतने हुए कि विश्व में किसी भी एक प्ले के, इस तरह के प्ले के, हिस्टोरिकल के एक साथ इतने शो नहीं होते। पृथ्वी थिएटर जैसी जगह में 25 शो से वो शो प्ले शुरू हुआ था और उसमें नायब सुल्तान का मेरा चरित्र था। और वो इतना हिट हो गया कि उसके बाद एक मोर देन 35 to 36 प्लेज मैंने दिनेश जी के साथ में विश्व भर में किए। और वहां से मुझे महसूस हुआ कि जो मैं थिएटर मेरठ में कर रहा था, यहां और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन मेरा जो आधार था वो बहुत मजबूत हो गया एक अभिनेता के तौर पर। और फिर उसके बाद जब ये यहाँ तो निश्चित रूप से आप को जिसको कहना चाहिए पॉलिश हो रहे थे आप, आपको मतलब सजाया संवारा और मांझा जा रहा था और आप निखर के आने वाले थे, एक पूरे अपने शबाब में आप छाने वाले थे। तो वो मौका फिर आपको कैसे मिला? मतलब एक और बात याद आ रही है जैसे कि आप डॉक्टर भी हैं, तो ये डॉक्टर वाली बात, ये एक्टर वाली बात और फिर ये ड्रामे वाली बात, ये सारी चीजें जानकर ऐसा लगता है कि आप आखिर
अपने टाइम को मैनेज कैसे करते थे? आप ड्रामा भी कर रहे थे, फिर आप पर्दे पर कैसे आए? तो ये टाइम मैनेजमेंट जो था, ये मुझे मेरी माताजी ने सिखाया था कि आप एक समय में अगर आप समय को अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं, समझना शुरू कर देते हैं, तो अलग अलग चीजों में बांट कर समय दे देंगे तो आप हर चीज में निपुण हो सकते हैं। तो ये मैं कैसे बना कि जब मैं थिएटर कर रहा था तो वहीं से मुझे सौदागर मिली। एक प्ले हम कर रहे थे, महाभोज, मन्नू भंडारी द्वारा लिखित। उसी प्ले में मैं आपके साथ था। उसी प्ले में आप मेरे साथ। महाभोज करते हुए दीप्ति नवल, एक बहुत हमारी सीनियर एक्ट्रेस हैं जी, उन्होंने हमें देखा कि यहाँ राजकुमार भी हैं और दिलीप कुमार भी हैं, दोनों ही हैं, तो वहां से वो हमें उठाकर ले गई। फिर उन दिनों में एक टीवी सीरियल शुरू हुए आफ्टरनून के, दूरदर्शन, तो उसमें ऐसा हो गया, मुझे चुन लिया गया उन टीवी सीरियल्स में कि पहला टीवी सीरियल भी मेरा, दूसरा भी मेरा, तीसरा भी मेरा, अलग अलग चरित्र में उसमें निभाने लगा। फिर वो करते करते मुझे इकाई दहाई सैकड़ा, बहुत एक फेमस नॉवेल है विमल मित्र जी का, जी विमल मित्र जी का, वो मुझे मिल गया और बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ में। फिर मुझे परमवीर चक्र मिल गया चेतन आनंद साहब के साथ में, और जब मैं परमवीर चक्र करने के लिए चुना गया तो चेतन साहब के ऑफिस में जैसे गया, उन्होंने बोला आओ राज। तो मैंने तब तक सौदागर नहीं हुई थी एक्चुअली, तो मैंने कहा राज मतलब क्या है? बोले तुम राजकुमार जैसे लगते हो। तो ऐसे बड़े बड़े, फिर मैंने यश चोपड़ा जी के साथ में काम किया, फिर मैंने गालिब किया गुलजार साहब के साथ में। तो वो सीढ़ियां चढ़ते चले गए, लेकिन उसके पीछे कारण एक ही था, अभिनय। अभिनय का जुनून, जब तक जुनून ना होगा तब तक आप उस जगह पहुंच ही नहीं सकते कि आप अपने क्षेत्र के आफताब बने। तो वो जुनून मुझे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ाता चला गया और मैं हर चरित्र को समझता रहा, सोचता रहा चरित्र के बारे में, पढ़ता रहा, जिसे हम स्टडी करना कहते हैं। तो वो जरी सारी जो चीजें हम सीखते चले गए और हमारी ये कला में निखार आता चला गया और हम आगे बढ़ते चले गए। तो अब हम और ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे अभी फिलहाल, यहाँ एक छोटा सा सुरीला ब्रेक लेंगे। जी बिल्कुल, ले लेते हैं। मेरा एक बहुत ही पसंदीदा गाना है जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है, नौशाद साहब और शकील बदायूनी जी का। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिस सी आंखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। भूल सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था, साजे दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, तेरी आँखों से कोई जाम पिया था मैंने, मेरी रग रग में कोई बर्क सी लहराई थी, जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था
एक झलक देखी है। मेरी हसरत है कि मैं फिर तेरा दीदार करूं। तेरे साए को समझ कर मैं हंसी ताजमहल, चांदनी रात में नजरों से तुझे प्यार करूं। अपनी महकी हुई जुल्फों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। ढूंढता हूँ तुझे हर राह में, हर महफिल में। थक गए हैं मेरी मजबूर तमन्ना के कदम। आज का दिन मेरी उम्मीद का है आखिरी दिन। कल ना जाने मैं कहाँ और कहाँ तू हो सनम। तो घड़ी अपनी निगाहों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। वेद जी, ये जो आपका डॉक्टर वाला जो एक हिस्सा है जीवन का जी, और एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि समाज की तरफ आपका जो सरोकार है उसमें वो किस तरह से डेवलप हुआ है, शायद वो कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो चिकित्सक है उसने बहुत करीब से लोगों को देखा और शायद वहां से कहीं एक जुड़ाव आपका हुआ, ऐसा मुझे लगता है। तो आप थोड़ा वो अपने डॉक्टर वाले चरित्र पर भी आ जाएं। जी, डॉक्टर में चरित्र और व्यक्तित्व दोनों ही जरूरी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ एक माँ है, प्रकृति माँ, उसने बहुत कुछ सिखाया। मेरी दादी जो थी वो भी आयुर्वेद प्रैक्टिस करती थी, लेकिन वो देसी वैद्य थी। मेरे दादाजी भी, मेरे पिताजी भी। तो वहां से मुझे एक चीजों को सीखने का मौका मिला कि पौधा क्या है, पत्ती क्या है, जड़ क्या है, इन चीजों से उपचार कैसे किया जा सकता है, इन चीजों का हमारे शरीर के साथ में क्या संबंध है, शरीर के अंदर जो अवयव हैं उनके साथ क्या संबंध है, हमारी जो मानसिक स्थिति है उनके साथ क्या संबंध है, हमारे जो सकारात्मक नकारात्मक विचार हैं उनके साथ क्या संबंध है। तो आज भी और तब से अब तक मुझे प्रकृति या पेड़ पौधे या जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसा लगता है जड़ी बूटियां मुझसे बात करती हैं। तो मुझे एक और चीज का मेरे पुरखों द्वारा ज्ञान हुआ, नाड़ी विशेषज्ञ, कि मैं नाड़ी पकड़ के बताता हूं कि आपकी शारीरिक समस्या यह है और मानसिक समस्या यह है। तो मेरा जो आयुर्वेदिक है या मेरा जो नेचुरोपैथी है उसमें सिर्फ आयुर्वेद और नेचुरोपैथ नहीं है, बल्कि उसमें आपका जीवन का, प्रतिदिन का व्यवहार, प्रतिदिन के विचार, प्रतिदिन का खान पान, प्रतिदिन का व्यायाम है या नहीं, किस तरह का आप जीवन शैली जी रहे हैं, उन सब चीजों को मैंने मिलाकर एक जगह इकट्ठा किया। आज जब मेरे यहाँ कोई पेशेंट आता हो, मैं नाड़ी पकड़कर उसकी समस्या बताता हूं, तो मुझे एक बात का एहसास होता है कि इसको डायबिटीज ठीक होनी है, इसका जो कैंसर है वो ठीक होना चाहिए। एड्स मेरे यहाँ जब ठीक हो गए तो यहां तक पहुंच कैसे हुई? यहां तक पहुंच ऐसे हुई कि मैंने इसको बिजनेस नहीं बनाया। मेरे पास अमर जी ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके पास फीस के भी पैसे नहीं है। जब फीस के पैसे नहीं है तो दवाई कहां से खरीदेंगे? तो मैं नीचे, जो मेरे फर्स्ट फ्लोर पर मेरी डिस्पेंसरी आजकल, और नीचे वाले फ्लोर पर मेरी पत्नी रहा करती हैं, वो भी विशेषज्ञ हैं ऐसे चिकित्सा में ही। तो मैं नीचे जब लिखता हूँ फ्री इसमें दवाई दे दीजिए उनको, तो वो एक कल्याण होता है। उस कल्याण के माध्यम से मेरा ज्ञान बढ़ता है और मैं आयुर्वेद के क्षेत्र में आगे बढ़ता चला जाता हूं और बढ़ रहा हूं लगातार। इसलिए मैं आयुर्वेद नहीं कहता हूं, मैं इस चिकित्सा को मैंने नया रूप दे दिया है, इसको नया नाम भी दे दिया है। इसमें है मानस मन,
मानस मन पर अगर आप नियंत्रण कर सकेंगे, खान पान में, व्यवहार में, विचार में और आपके व्यायाम में, तो आपकी समस्याओं का निदान स्वयं ही होगा। सही मानों में उन औषधियों से होगा जो कैप्सूल और टैबलेट में नहीं आती हैं, सिरप्स में, काढ़ों में नहीं आती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और मन जो है, मन बहुत चंचल होता है जी। और इसकी चंचलता पर अगर हमने काबू रख लिया तो जबान पे भी काबू हो जाएगा, जीभ पर काबू हो जाएगा, भूख पर, स्वाद पर, इस पर काबू हो जाएगा तो और बीमारी अपने आप काबू में आ जाएगी। जी। तो अभी इस बातचीत के दौरान आपने अपनी पत्नी का जिक्र भी किया था और मैंने भी शुरू में थोड़ी सी बात की थी। तो थोड़ा सा पत्नी के बारे में जान लेते हैं और अगर आप उनके लिए उनकी तारीफ में कोई गाना यहाँ पर अगर हमें सुनवा सकें तो वो भी अच्छी बात होगी। जी जी बिल्कुल। उनको मैं गाना, जब मेरा विवाह हुआ तो मैं उनके लिए गाया करता था। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। ये गाने तक ठीक था, लेकिन मिल गए तो बड़ी खुशी है। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। सफर में गुम, कहीं दूर मैं, कहीं दूर तुम, यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं, कहीं दूर तुम, कहीं दूर तुम, चले जा रहे थे जुदा जुदा, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। शाम का न चिराग हूँ किसी बाम का, न मैं चांद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ किसी बाम का, किसी बाम का, मैं तो रास्ते का हूँ एक दिया, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। आपसे जुड़े व्यक्ति के अंदर वो बात कहीं ना कहीं आ ही जाती है वेद जी, क्योंकि जिस तरह से आजकल आप स्कूलों में बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि बेटा जीवन क्या है, किस तरह से जीवन को जीना है, ये एक बहुत आवश्यक चीज है। और ऐसे एक नहीं, कई वेद भगत, कई वेद कबीरा की आज जरूरत है हमारे समाज को। कदापि सत्य। जो इस तरह के, मैं तो ये कहूंगा कि अभियान है, जो अभियान आपने चला रखा है, इस अभियान की मशाल कई लोगों के हाथ में होना चाहिए। और क्या इस दिशा में भी कुछ आप काम कर रहे हैं कि आप अपने जैसे एक फोर्स तैयार करें जो भविष्य में इस तरह से काम कर सके?
बिल्कुल, मैंने ऐसे बहुत सारे लड़के और लड़कियों की तैयारी की है जो पहले नशे की लत में बहुत ज्यादा नशे में डूब चुके थे और आज वो बहुत ईमानदारी से किसी स्कूल में मैं जाता हूं, किसी कॉलेज में मैं जाता हूं, किसी में उनको भेजता हूं, तो इन बच्चों को ट्रेनिंग उस चीज में भी मैंने दे दी और अपने तरह के जो विचार हैं, जो मुझे आदर्श लोगों से मिले, जो मेरे बुजुर्गों से मिले, पुरखों से मिले, माता पिता से मिले, वो मैंने उनके अंदर भी स्थानांतरित कर दिए, उनके अंदर भी भेज दिए और वो उस राह पर बहुत निष्ठा से चल रहे हैं। मुझे कोई शक ही नहीं है कि ये लोग और मेरे जैसे और अपने जैसे लोगों का निर्माण भी शुरू कर चुके हैं। इसीलिए इस समय मुंबई में हर सुबह किसी न किसी कॉलेज, किसी न किसी स्कूल में हम आवाज जो मेरा संस्थान है उसके माध्यम से ये जाते हैं और निःशुल्क काम करते हैं। उनको धन हम मुहैया कराते हैं किसी न किसी तरीके से, जैसे मुझे फिल्म से जो कमाई होती है उसमें उनको बांट देता हूं। वैसे आपके इस एनजीओ को कहीं और से कोई धन प्राप्त होता है? बिल्कुल नहीं। कोई दान, कोई फंडिंग किसी और तरह से? अभी एक हैं जो अनिल मुरारका साहब, जिन्होंने हमें काफी मदद की। एक अभी हैं तरुण राठी साहब जी, जो हमें इस क्षेत्र में, हम किसी से भी नहीं कहते कि हमें धन दीजिए, हमें कंप्यूटर की जरूरत है, कंप्यूटर दीजिए। हम 3 दिन के फॉरेस्ट ट्रेनिंग कैंप में जा रहे हैं, हमें खाना दे दीजिए, हमें बस दे दीजिए। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि हम धन नहीं मांग रहे, क्योंकि सामने वाले को भरोसा कैसे होगा कि हमने धन का कैसा उपयोग किया, सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया। क्योंकि आजकल समाज में ये कुरीति है, ये कुचलन है कि लोग आपसे पैसा ले लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसा मैंने सुना है। तो हम मांगते ही नहीं, हमें कहते हैं कि हमें रोजाना सुबह ट्रेनिंग में गुड़, चना और कुरमुरा खिलाना है बच्चों को, वो आप 5 किलो 10 किलो भेज दीजिए। उसको आप बाजार में तो मैं बेच नहीं सकता हूं। तो लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। पर अब तक इन लोगों के आने से पहले मेरे माता पिता ही मुझे सहयोग करते थे। बहुत अच्छा लगा वेद जी आपसे बात करके और निश्चित रूप से आज हमारे श्रोताओं को भी कुछ अलग सुनने मिला है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे श्रोताओं ने जो आज इस प्रोग्राम को सुना होगा, जिन्होंने, वो कहीं ना कहीं इन चीजों को अपने अंदर भी आत्मसात करने की कोशिश करेंगे और जो कोशिश वेद जी ने की है, जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी अपने आसपास के क्षेत्र में इसे करने की कोशिश करेंगे और ये जो एक अभियान जिसे कहना चाहिए, ये एक अभियान के रूप में लेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। वेद जी, यहाँ चलने से पहले एक गाना जरूर सुनेंगे और उसके बाद आपसे विदाई लेंगे। जी बिल्कुल। एक गाना मुझे और याद आता है, मनोज कुमार साहब की ही फिल्म का है, मेरा रंग दे बसंती चोला। वो इसलिए लिखा गया था गाना कि बसंती चोला का मतलब होता है त्याग, बसंती रंग का मतलब है त्याग, प्रेम, स्नेह। तो आज मैं सभी नौजवानों से मेरे गुरुजी का नाम लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का दरख्वास्त करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अपने मन के चोले को बसंती रंग लीजिए और समाज में जो कुप्रथाएं और कुरीतियां हैं, जो घृणा है, जो असम्मान है, जो द्वेष है, उसे खत्म कीजिए। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या जो बढ़ती हुई है उस पर नियंत्रण कीजिए। गांवों का विकास कीजिए, मिलजुल कर कीजिए, जिससे कि भीड़ ज्यादा शहरों की तरफ ना आए। जितना शहरों की तरफ भीड़ बढ़ रही है उतना ही कैंसर जैसी बीमारियां, एड्स जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। और दूसरी ये बात कहूंगा कि मुझसे जुड़िए भी आप। वेद थापर YouTube पर अगर आप लिखेंगे तो उसमें आपको मेरे काम के बारे में सब पता चलेगा। हम आपके शहर में आकर भी यही सारे काम, यही सारे प्रशिक्षण, यही सारी ट्रेनिंग्स देंगे जो हम मुंबई में दे रहे हैं। आपको तैयार करेंगे कि आप अपने शहर में इस तरह के काम कर सकें, क्योंकि एक बड़ा जन समुदाय मिला था एकता से, एक साथ, तब हम आजाद हुए थे। तो ये जो दूसरी आजादी हमें पानी है, इसके लिए अपने मन के चोले को बसंती रंग लीजिए। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला।
ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बहुत बहुत धन्यवाद वेद जी। आज आपसे मिलकर, आपसे इतनी बातें करके, आपके बारे में इतना जानकर, आपके काम के बारे में इतना जानकर बेहद खुशी हुई। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने अपना कीमती समय दिया विविध भारती को, विविध भारती के श्रोताओं के साथ आपने अपनी बातें इतनी बांटी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी, आपने मुझे धन्यवाद दिया, मेरे कामों को धन्यवाद दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ विविध भारती को। और भाई मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाएं, प्रतिदिन थोड़ा बचाएं और अपने देश की सेना के लिए उसका सदुपयोग करें। नमस्कार, जय हिंद। आज के मेहमान।